नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आप लोगों को मापन की पद्धतियों के बारे में बताया गया था। ये 4 प्रकार की आपको बताया गया था जो पूरे विश्व में कुछ सर्वाधिक रूप से प्रचलित हैं। पहला तो था एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, यानी कि इस पद्धति में लंबाई को फुट के द्वारा, वजन को, द्रव्यमान को पाउंड के द्वारा और समय को सेकंड के द्वारा मापा जाता है। दूसरी पद्धति थी सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, वजन को, द्रव्यमान को ग्राम के द्वारा और समय को सेकंड के द्वारा। तीसरी थी मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस पद्धति, लंबाई मीटर के द्वारा, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड के द्वारा मापा जाता है। चौथी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे हमने बताया था फ्रांस में पेरिस के निकट एक सेवरत स्थान है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय माप तोल का ब्यूरो स्थित है। उसी ब्यूरो की बैठक के द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो पूरे विश्व में एक समान रूप से मान्य हो, ऐसी पद्धति का विकास करना। ठीक है। अच्छा, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से, है ना। और ये पद्धति नॉर्मल पद्धति, बहुत अच्छी पद्धति नहीं थी जैसे एमकेएस और सीजीएस और एसआई के जैसे। लेकिन क्या था कि आप लोगों को मालूम है कि इंग्लैंड का शासन विश्व के बहुत ज़्यादा बड़े भूभाग पर था। जैसे आपके भारत पर भी 47 के पहले इंग्लैंड का ही शासन था, तो इस वजह से वो लोग एफपीएस पद्धति का हर जगह पर उपयोग करते थे। इसीलिए ये पद्धति अन्य पद्धतियों की अपेक्षाकृत प्रचलित हो गई थी, लेकिन ये बहुत विस्तृत पद्धति नहीं थी। चलिए आगे बात करते हैं। आज मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। एक तो एफपीएस पद्धति के बारे में, जैसे अभी भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी पद्धति नहीं थी, इसे अमान्य कर दिया गया था। हालांकि आप लोग आज भी फुट और इंच में कुछ न कुछ मापते हो, लेकिन इसे अमान्य करने का एक विशेष रीज़न था। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ये मालूम होगा कि मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने का मान अंतर रहेगा? 10 का, यानी कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो कितने का अंतर रहेगा? 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता था, यानी कि 10-10 के डिफरेंस में होता था। इसीलिए इन पद्धतियों को हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति। पर एफपीएस पद्धति में ऐसा नहीं होता। एफपीएस पद्धति में 12 इंच बराबर 1 फुट होता है ना। तो 12 इंच का 1 फुट होता है, यानी कि कभी भी कन्वर्जन करना होगा तो 12 से गुणा अथवा 12 से भाग करना होगा। तो आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर चुके हो, जानते हो कि जब 10 का गुणा या भाग करना होगा चेंजिंग में, यानी कि दार्शनिक पद्धतियां हैं जो सीजीएस, एमकेएस, एसआई, तो जब 10 का गुणा या भाग करना होगा तो वो गुणा भाग थोड़ा आसान पड़ता है। पर जो पद्धतियां दार्शनिक नहीं है, जैसे कि एफपीएस पद्धति, 12 का अंतर है, 12 के गुणा और भाग से प्राप्त होता है, तो 12 का गुणा और भाग करना बड़ी राशियों में थोड़ा कठिन होता है। तो ये उतना दार्शनिक पद्धति ना होने की वजह से इसे क्या कर दिया गया था? अमान्य कर दिया गया था। प्रचलित है, अपने देश में भी हल्का फुल्का यूज होता है, लेकिन वैश्विक तौर पर इसे मान्य नहीं किया जाता, है ना। अच्छा, दूसरी बात एसआई पद्धति के बारे में हम बता रहे हैं आपको। दरअसल आपको बताया हमने कि फ्रांस में है अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, सेवरत में, है ना। तो वहाँ कुछ भी होगा तो उसका नाम जो होगा तो फ्रांसीसी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, आपको लगेगा भी ऐसा। तो इसीलिए एसआई जो नाम आपको मिला है वो फ्रांस में एक नाम चलता था, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी कि इसका जो अर्थ होता है माप तोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, या कि इंग्लिश में अगर बोलें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। पर फ्रांसीसी भाषा में ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट बोलते हैं। इसीलिए ले और डी यूनिट को छोड़ दिया जाए तो बीच में क्या बचता है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसीलिए यस और आई इसका नाम पड़ा, है ना। वैसे इंग्लिश के नाम से अगर इसका नाम रखते तो इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस होता है इसका नाम, पर चूंकि वही फ्रांसीसी भाषा के चलते इसका नाम क्या रख दिया गया था? एसआई।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी जान के रखिए कि ये एसआई पद्धति जो है वो लगभग पूरी तरह से यमकेएस पद्धति ही है। बस कुछ एकाक जगह पर चेंजिंग आती है, जैसे कि ऊर्जा का मात्रक जो आपका हो गया एसआई पद्धति में जूल चलेगा, जबकि एमकेएस पद्धति में किलो कैलोरी चलता है ना। तो छोटे बहुत अंतर भर आपको मिलेंगे, बाकी सेम टू सेम ये एसआई पद्धति क्या है, आपकी एमकेएस पद्धति है। ठीक है। अच्छा, एमकेएस पद्धति को पूरे विश्व में लागू कब किया गया था? तो 1960 में। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको इसलिए याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मात्रकों में क्या गुण होने चाहिए? जैसे किसी के मन में आया कि आज हम बित्ता नाप रहे हैं, तो बित्ता को अपने देश का मात्रक बना लें, दिक्कत नहीं है, बना सकते हो आप, लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके मतलब गुण होने चाहिए। अगर वो सारे गुण इस आपके बित्ता में है तो ये भी मात्रक बन सकता है ना। तो आइए देखते हैं इन मात्रकों के गुण प्रमुख कौन कौन से हैं। पहला, ये पूर्णतः परिभाषित होने चाहिए, वेल डिफाइंड। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं बित्ता को बोलूं, तो आप बित्ता को क्या बोल सकते हो? एक बित्ता, आपका बित्ता बड़ा होगा, अगर छोटा बच्चा हुआ तो उसका बित्ता छोटा हो जाएगा, और कोई आपसे बड़ा हुआ तो उसका बित्ता बड़ा हो जाएगा। तो हर बार इसका मान बदल रहा है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। जैसे लंबाई का मात्रक अगर मीटर को हम लें, तो मीटर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश चूंकि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है ना। तो अगर हम इसमें से कुछ भाग दे दें, आप लोगों को मालूम होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी की अगर परिभाषा करना है तो चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। यानी कि प्रकाश के द्वारा जो दूरी चली जाएगी 1 सेकंड के अंदर, उसे हम क्या बोल, 1 सेकंड के अंदर नहीं बोल सकते हो, एक निश्चित दूरी चली जाएगी, उसे ही 1 मीटर कहेंगे। तो मतलब वो वेल डिफाइंड है। प्रकाश हर माध्यम में हर जगह पर उतनी ही दूरी 1 सेकंड में तय करेगा। कैसे? अब इसको जानते हैं। समस्या क्या है कि इस चीज़ को समझा पाना, जब मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा तभी आपको आसान लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक रहा था। क्या है कि जो आपके 7 मूल मात्रक हैं, उन 7 मात्रकों की जब परिभाषा आएगी तो आप विस्तृत रूप से इसे समझ पाओगे कि कैसे कर सकते हैं, यहाँ बताने पर नहीं। तो मतलब कहने की बात केवल इतना है कि हर एक जगह पर ये उतना ही आना चाहिए, आप कहीं भी निकालने जाओ तो यही इसकी परिभाषा एक उचित होनी चाहिए कि कोई निश्चित एक परिभाषा है, आप कहीं से भी इसे उठा लो। दूसरा, इसका मान उचित होना चाहिए, बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक छोटी सी छड़ी को मापना है, तो हम आपको फीता दे दें किलोमीटर वाला, है वो छड़ी केवल 1 मीटर की और आपको किलोमीटर में मापना है, तो भाई बहुत डिफरेंट आ जाएगा, 0.001 किलोग्राम मीटर। तो ये तो उचित नहीं है ना। यानी कि इस मात्रक के कई छोटे और बड़े भाग रहें, बांटा जा सके छोटे और बड़े भागों पर, और जितनी बड़ी चीज़ हो आपके पास उसके आधार पर आप मात्रक का यूज करके इसे परिभाषित कर लो, इसका मान बता पाओ। तो इसका मान इसलिए कहा गया है कि उचित होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा। ऐसा मात्रक आपके पास हो जिसका मान बिल्कुल मिडिल में हो, ना ही बहुत ज़्यादा इसका मान रहे ना ही बहुत कम। ठीक है। जैसे कि एक आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक होता है कूलाम। अब ये जो कूलाम राशि है बहुत बड़ी राशि है बच्चों, और कभी भी आपके आसपास में इतनी बड़ी राशि के कोई भी आवेश नहीं पाए जाते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए कूलाम में मापना थोड़ा क्या होता है, उटपटांग हो जाता है, इसका मान बहुत बड़ा है। तो ऐसा ही इसे कहा गया है कि जो भी मात्रक आप निर्धारित करें अपने जगह पर, उसका मान ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम, उचित होना चाहिए, है ना। ये आसानी से प्राप्त होने चाहिए मात्रक, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आपको हमने एक दिन कहानी में बताया था कि कुरई आपके यहाँ चलती है, ठीक है। अब इंग्लैंड अगर अपन लोग गए, वहाँ पे भैया बोल दिए कुरई से नाप दो, तो बेचारे कुरई नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि एक कुरई में कितना होता है? भाई वहाँ तो कुरई चलती नहीं है, तो अगर कुरई का निर्माण भी करना चाहें बेचारे, तो कैसे निर्माण कर लें कि एक कुरई में कितना होता है? बात समझ में आई? तो ये आसानी से प्राप्त हो, है ना।
तुरंत ही इसका मान मिल जाए कि भाई जैसे हम अगर बोल दें कि एक कुरई में 3 किलो होता है तो 3 किलो तौल के तुरंत एक कुरई बना दें, तो ऐसा वेल डिफाइंड होना चाहिए, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकना चाहिए। अच्छा, अगला है ये समय और स्थान के साथ नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आप इससे कल्पना करिए कि मान लीजिए एक गिलास है आपके पास, आप भारत में इसमें दूध डालते हो तो 1 लीटर दूध आता है, और आप धोखे से इसे पाकिस्तान लेके चले जाओ तो इसमें 1 लीटर भरते भरते केवल आधी ही गिलास भरती है। तो यानी कि भारत से आप पाकिस्तान गए तो लीटर वाला जो मात्रक है वो बदल गया ना, यहाँ लीटर एक फुल गिलास के बराबर था, वहाँ लीटर एक आधी गिलास के बराबर है, तो बदल रहा है ना। पर ऐसा बदलना नहीं चाहिए, यानी कि 1 लीटर अगर आप ग्लास में डालो तो यहाँ भी फुल हो रही है, तो पाकिस्तान में भी 1 लीटर दूध डालने पर वहाँ भी फुल ही हो जाए। तो ऐसा मात्रक होना चाहिए। लीटर ऐसा ही मात्रक है और ये ऐसा ही है। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, जितनी मात्रा 1 लीटर में यहाँ भारत में होगी उतनी ही मात्रा आपके अन्य जगहों पर भी होगी। तो वही कहा गया है कि समय और स्थान के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो स्थान के साथ बदलना समझाया आपको, समय के साथ कैसे बदल जाए। जैसे समय आज के डेट में अगर 1 लीटर मान लीजिए वही 1 गिलास के बराबर है, तो पता चला 50 साल बाद 1 लीटर उस गिलास में आधे के बराबर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर 1 लीटर में गिलास फुल हो रही है तो 50 साल बाद भी 1 लीटर में वो गिलास फुल ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि समय और स्थान बदल देने पर मात्रक का मान कभी भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगला गुण है, 5वां गुण है, ये भौतिक अवस्थाओं के साथ बदलने नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक रॉड काट कर रख लिए हैं 1 मीटर की, अभी ठंड पड़ रही है तो 1 मीटर की वो रॉड जितना था उतना ही है, पर जैसे ही गर्मी आई तो आप लोगों को मालूम होगा कि गर्मी पाते ही पदार्थों में प्रसार होता है, तो रॉड थोड़ा सा प्रसारित होकर लंबी हो गई, तो अब 1 मीटर का मान बढ़ जाएगा ना। तो प्रमुख बात यही है कि ताप और दाब जब आप बदल दो, चेंज करो, गर्मी या ठंडी या कुछ भी, तो उस समय इस मात्रा का मान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। भौतिक अवस्थाएं इसे ही बोलते हैं। ठीक ना। 6वां बड़ा ही आसान है, ये सभी जगह पर स्वीकृत होना चाहिए, यानी कि हम भी माने, पाकिस्तान भी माने और भी। अब यहाँ पे एक समस्या होती बच्चों, जैसे मतलब जब इसका निर्णय लिया गया तो शुरू में कम ही देश इसको मान रहे थे, फिर धीरे धीरे करके चूंकि ये पद्धति मान्य, एसआई पद्धति की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे सभी देशों ने देखा कि सुगमतापूर्वक पद्धति है तो सभी ने मान्य किया, तो इसे इंटरनेशनल पद्धति कहा गया। तो यही मुख्य बात है कि केवल हम मान लें, अमेरिका मान ले, रसिया मान ले, चीन मान ले, तो इतने में चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अन्य देशों को भी इसको मानना पड़ेगा, यानी कि विश्व के हर भाग में इसे स्वीकृति मिलनी होगी, तभी ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपकी और अच्छी पद्धति कहलाएगी। ठीक है। तो ये तथा मात्रकों का गुण बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा शंका में, परिभाषा के बारे में जो हमने शुरू में चर्चा की थी, तो उसके लिए बस अगला वीडियो आपका है जिसमें 7 मूल मात्रकों की परिभाषा मैं विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा, तब सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल मात्रक 7 आपको बताया गया था, जिनका सारा चीज़ें हम लोग पहले ही सारणी बनाकर पढ़ चुके हैं, पर एसआई पद्धति में 2 पूरक मूल मात्रकों को भी रखा गया है। ये 2 पूरक मूल मात्रक क्या क्या है? कोण और घन कोण या ठोस कोण। घन कोण को ठोस कोण भी बोला जाता है और कोण को समतल कोण भी बोला जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। समतल कोण को हम क्या बोलते हैं? रेडियन, समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन पहले आपको करवाया था। हालांकि आप लोग होमवर्क किए नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन मैं करवा चुका हूं आपको। तो याद होगा कि कोण माप 2 प्रकार से हम माप सकते हैं, एक तो डिग्री में, दूसरा रेडियन में। तो जो एसआई मात्रक होता है समतल कोण मापने का, वो क्या होता है? रेडियन होता है ना। याद करिए मैंने रेडियन की परिभाषा भी बताई थी, एक रेडियन की, कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप होगा उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। ठीक है, चलिए इसे दर्शाते किसे हैं? RAD लिख देते हैं इसके लिए, है ना। अच्छा, दूसरा को क्या है? ठोस कोण या समतल कोण। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे SR से दर्शाते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक स्टेरेडियन की परिभाषित करने जाएं तो हम ये बोलेंगे
कि किसी भी गोले के, ठोस गोले के या खोखले गोले के, यानी कि गोले के त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर के क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को ही, संपूर्ण बंद कोण को, घन कोण को ही हम क्या बोलते हैं, एक स्टेरेडियन कोण बोलते हैं। अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन बस मेन चीज़ आपको जो लिखी हुई है यहाँ स्क्रीन पर वो याद करना ज़रूरी है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है, कोण और घन कोण क्या है। तो देखिए, अगर आपका एक वृत्त का भाग बना हो, जैसे यहाँ पे यस बना हुआ है, इसकी लंबाई क्या है, चाप की यस है। इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर एक कोण बन रहा है। तो इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। और चाप की लंबाई यस है, त्रिज्या की लंबाई आर है, तो क्या हो जाएगा, यस बटे आर। ये तो हो गया कोण के बारे में। और एस बटे आर का जो भी मान आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियन में मापेंगे, है ना। ठोस कोण या घन कोण की चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा गेंद है, गोला है, उसके एक भाग को हम गोल गोल काट लेते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे दर्शाया गया है। अब उस गेंद का जो केंद्र था, इस पूरे गोल भाग के द्वारा जो इस केंद्र पर आंतरिक कोण होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, ठोस कोण या घन कोण। जहाँ पर घन कोण बराबर क्या होता है कि जिस तल के द्वारा ये आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना है, उस तल का क्षेत्रफल बटे उस तल के लिए त्रिज्या का वर्ग, यानी कि ए बटे आर का स्क्वायर। ये दोनों ही चीज़ें बच्चों पूरी की पूरी भौतिकी में आपको कई बार और हर जगह लगभग हर कैलकुलेशन में निकालना पड़ेगा। तो इसका अभ्यास अपन लोग आगे ढंग से करेंगे। यहाँ केवल परिभाषा के रूप में आपको बताई जा रही है ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पोर्शन है, पहला पोर्शन है, ये भौतिकी का परिचय है। यहाँ भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं उनका बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा, हर जगह यूज होगा। और जो बच्चे इसे लाइटली ले रहे हैं वो आगे चल के पछताएंगे, क्योंकि जब डिराइवेशन वगैरह करने जाओगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स आपकी अगर अच्छे से रेडी है तो अभी से लेके जब तक आप भौतिकी पढ़ोगे, 11th 12th बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग करने जाओ या कुछ भी, तो हर जगह ये सारी चीज़ें आपको यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एसआई पद्धति को अपनाने से हमें क्या लाभ मिला, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बात इसमें ये निकला कि इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि 10 का अंतर होता है, तो 10 का गुणा या भाग करके अन्य मात्रकों को आप लोग प्राप्त कर लोगे। दूसरा है, इसमें एक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। जैसे कि अगर लंबाई को मापना है तो मीटर में ही मापेंगे, अगर वो सेंटीमीटर में है तो हम उसे मीटर में बदल देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उसे हमें एसआई पद्धति में व्यक्त करना होगा, तो हम उसे क्या लिख देंगे, 0.01 मीटर, 100 का भाग देकर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो एसआई पद्धति में हम कभी भी बात करेंगे केवल एक ही प्रकार के मात्रक का हम हमेशा यूज करेंगे, चाहे उस मान को हमें छोटा करना पड़े भाग गुणा करके या फिर बड़ा करना पड़ जाए। आई बात समझ में। फिर ये एक दार्शनिक पद्धति है, यानी कि इसमें से 10 का गुणा या भाग करके छोटे और बड़े मात्रकों को हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दे दिया गया 5 मीटर की कोई लंबाई और बोल दिया जाएगा कि सेंटीमीटर में बदलिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर। तो बड़े ही आसानी से 10 के गुणांकों का गुणा करके हम इसे अगला और पिछला भाग इसका प्राप्त कर सकते हैं, छोटे या बड़े मात्रकों में बदल सकते हैं। तो वही इसे बोला गया है दार्शनिक पद्धति। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य है। अभी मैंने आपको समझाया था कि लगभग सारे देशों में इसे एक साथ स्वीकारा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 देश मना कर रहे हो कि भाई हम इस पद्धति को नहीं अपनाएंगे, सभी देश एक साथ इसको अपना रहे हैं। तो आप 1 मीटर का कपड़ा अगर यहाँ से लेकर इंग्लैंड भी चले जाते हो और वहाँ बेचने की इच्छा होगी, तो उतना ही मूल्य आपको मिलेगा जितना उसकी लंबाई रहेगी। जितनी लंबाई यहाँ रहेगी उतनी ही लंबाई उसकी वहाँ भी रहेगी। फिर मात्रकों की संख्या कम है। इसमें कम होने से फ़ायदा क्या होता है बेटा, अगर मान लो हम मूल मात्रक आपको 1000 ठो दे देते, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि क्या मापने के लिए कौन सा हम मात्रक यूज करें। समझ में आ रही बात ना। पता चला लंबाई मापना है तो मीटर के अलावा कोई और मात्रक भी दौड़ कर चला आ रहा है। तो इसीलिए जब इसके मात्रक कम है तो डिवाइडेशन करने में हमें आसानी हो गई कि भाई लंबाई वाला मात्रक जो मीटर है, इससे हम ये चीज़ें माप सकते हैं।
दूसरा मात्रक जो किलोग्राम है, इससे हम ये चीज़ें माप सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किलोग्राम से हम लंबाई वाली भी कोई चीज़ माप लें, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए कम मात्रक होने से ये फ़ायदा आपको होता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 10 के घात के रूप में हम निरूपित कैसे करते हैं। जैसे भौतिकी है, गणित है, यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन करने के लिए हम मात्रकों को बदल देते हैं, है ना। सेंटीमीटर अगर दिया है, मिलीमीटर दिया है, तो उसे हम मीटर में SI मात्रक में बदल के कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो जब हम मात्रकों को बदलेंगे तो दशमिक घात के रूप में इसको बदलेंगे, तो उस समय घात में कैसे कन्वर्जन होता है ये हम सीखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने एक संख्या है 0.00004, यानी कि दशमलव के बाद 4 जीरो के बाद अंक 4 आपका आया है। तो अगर इसको हमें बदलना है, चेंज करने की इच्छा है, तो आइए हम इसे 5 स्टेप में चेंज करें, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देखो, दशमलव हटाने का रूल आपको मालूम है कि जब भी दशमलव हटाना होगा तो हम दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं, और जितने अंक दशमलव को खिसकाते हैं उतने जीरो उस 1 के आगे हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए पहले वाले में क्या हुआ, यहाँ पे 4 जीरो थे, यहाँ पे हमने 1 जीरो कम किया, यानी कि दशमलव को 1 अंक दाहिनी ओर खिसकाया, है ना। तो जब दाहिनी ओर खिसकाएंगे तो केवल 1 अंक खिसकाएंगे, तो दशमलव की जगह पर पहले हमने 1 लिख लिया था, और 1 अंक खिसकाया तो कितना हो गया, 1 जीरो बढ़ा दिया। अगले वाले में 2 अंक खिसकाया है तो 2 जीरो बढ़ा दिया 1 के बाद। फिर क्या किया, 3 अंक खिसकाया है तो 3 जीरो बढ़ा दिया, 4 अंक खिसकाया तो 4 जीरो, और अंतिम वाले में 5 अंक खिसकाया तो 5 जीरो बढ़ा दिया हमने। ये बात तो बड़ी आसान है, आप लोग सीख कर आए हो, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अच्छा, आप घात कैसे लिखते हो? 10 के आगे जितने जीरो होते हैं, 1 के आगे जितने जीरो होते हैं, उतनी ही घात हम लोग लिख देते हैं। तो बटे में देखिए, पहले वाले में 1 के आगे 1 जीरो था, इसलिए 10 की घात 1 कर दिया हमने। दूसरे वाले में 1 के बाद 2 जीरो था तो 10 की घात 2 कर दिया। तीसरे वाले में 1 के बाद 3 जीरो था तो 10 की घात 3 कर दिया। चौथे में 1 के बाद 4 जीरो था तो 10 की घात 4 कर दिया, और पाँचवें वाले में 1 के बाद 5 जीरो था तो 10 की घात 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। आपको एक रूल बताता हूँ, जब भी किसी संख्या को अंश से हर में ले जाना हो या हर से अंश में, तो बड़े ही आसानी से आप ले जा सकते हो, बस इसके घात का चिन्ह बदल कर। अगर धन में है चिन्ह घात की तो उसकी ऋण का कर देंगे, अगर ऋण में है तो उसको धन में कर देंगे। तो देखिए पहले वाले को हम लोग जब 10 की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 0.004 गुणे 10 घात ऋण 1 आ गया। अच्छा, दूसरे वाले के ऊपर ले जाएंगे तो 0.004 गुणे 10 घात ऋण 2 आ जाएगा। तीसरे वाले में 0.04 गुणे 10 घात ऋण 3 हो जाएगा, है ना। 3 को ऊपर ले गए तो धनात्मक घात थी, ऊपर जाके कैसी हो गई, ऋणात्मक। अच्छा, चौथे वाले में 0.4 गुणे 10 घात ऋण 4, क्योंकि धन 4 था तो ऊपर जाके ऋण 4 हो गया। और पाँचवें वाले में 4 गुणे 10 की घात धन 5 था, 4 बटे 10 की घात धन 5 था तो ऊपर जाके ऋण 5 हो गया। तो देखिए कितने अच्छे से आप कितने आसानी से इसको बना लिए, आई बात समझ में। तो इन पांचों को अगर हम एक साथ देखें तो आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, जब हमने दशमलव को 1 अंक खिसकाया, कहाँ से, बाएं से दाएं ओर। ठीक है, तो 10 की घात ऋण 1 बढ़ गई, ऋणात्मक घात बढ़ गई 1 अंक, क्योंकि 1 अंक खिसकाया था तो कितना बढ़ा, ऋण 1 हुआ। दूसरे वाले में हमने 2 अंक खिसकाया तो ऋण 2 हो गया, यानी कि ऋणात्मक घात 2 ठो बढ़ गई। तीसरे वाले में हमने 3 अंक खिसकाया तो ऋण 3 हो गया, यानी कि 3 अंक खिसकाने पर ऋणात्मक घात बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी, जितने अंक हम खिसकाएंगे। चौथे वाले में 4 अंक खिसकाया तो कितना बढ़ना चाहिए, ऋणात्मक घात 4 बढ़नी चाहिए। और पाँचवें वाले में 5 अंक खिसकाया तो ऋणात्मक घात 5 बढ़ गई, यानी कि जितने अंक हम बाएं से दाएं ले जाएंगे उतनी ऋणात्मक घात बढ़ जाएगी। तो बच्चों अगर इसका उल्टा करें, हम दाहिने से बाएं दशमलव को खिसकाने जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे ऋणात्मक घात बढ़ रही थी तो वहाँ पे क्या बढ़ेगी, धनात्मक घात, है ना। और कितने अंक बढ़ेगी, जितने अंक हम दशमलव को खिसकाएंगे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन निकला जो अगले पेज पर है कि दशमलव को बाएं से दाईं ओर खिसकाने पर ऋणात्मक घात बढ़ती है, और कितना बढ़ती है, जितने अंक हम उसको दशमलव को खिसकाएंगे। जबकि इसके उल्टा दशमलव को दाएं से बाएं अगर आप ले जाते हो तो धनात्मक घात बढ़ेगी, और कितने अंक बढ़ेगी, जितने अंक हम दशमलव को आगे खिसकाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसका अभ्यास हम थोड़ा बहुत करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जब ये तैयार रहेगा तभी अब आगे थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप ये सारी चीज़ें दोहरा के रखते हो। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पिछले वीडियो भी अगर देखना हो तो देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर आगे की चर्चा कल के वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।